नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। कोरोना की तीसरी लहर पीक पर है। करीब 2.25 लाख कोरोना के पॉजिटिव केस आए। ये वो केस है जो सरकारी आंकड़ों में है। इसके अलावा लाखों लोग ऐसे हैं जो जांच नहीं करा रहे हैं। इसके अलावा लोग जा नहीं रहे हैं जांच कराने के लिए। ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर जांच होना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, या लोग नज़ला ज़ुकाम समझ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके चलते लोग ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि सर्दी होने की वजह से ये सिर्फ सर्दी का असर हो, यानी कि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि चुनाव आयोग ने जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, सख्त कदम उठाया। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी रैली नहीं करेगी, कोई भी पार्टी कोई रोड शो नहीं करेगी। 5 से ज़्यादा लोग अगर वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं घर घर वोटरों में, तो फिर 5 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने जो पाबंदियां लगाई थी, अब उसको 22 जनवरी तक बनाए रखने का फैसला कर दिया। इसको और भी आगे बढ़ा दिया। इसमें कुछ चीज़ों की छूट दी है। इसके साथ ही पार्टी इंडोर मीटिंग में, अगर अपने दफ्तर में मीटिंग करती है कहीं पर भी, तो 300 लोग या हॉल की क्षमता से 50% बुला सकते हैं। यानी कि अगर 100 लोग उस हॉल में होना चाहिए बैठे आराम से, तो 50 बुलाएं, ताकि एक सीट बैठकर एक बंदे की जगह को छोड़कर दूसरा बंदा वहां पर खड़ा हो सकता है या बैठ सकता है। लेकिन इस सब के बीच क्या चुनाव आयोग ने जो आचार संहिता लागू की है और कहा कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें, क्या हो पा रहा है? क्या उन नियम कायदे कानूनों का पालन क्या राजनीतिक दल कर रहे हैं? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम था समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर लखनऊ में। अखिलेश यादव वहां पर मौजूद थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी जो मंत्री बीजेपी से छोड़कर समाजवादी पार्टी के अंदर ज्वाइन किया, तो वहां पर हजारों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे। और चुनाव आयोग ने इसको बड़ा सख्ती में लिया और प्रशासन से कहा कि मामले को लेकर रिपोर्ट दें। डीएम ने रिपोर्ट चुनाव आयोग में दी। इसको लेकर पुलिस अधिकारियों ने एक कार्रवाई की है इंस्पेक्टर के ऊपर, और इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई की, उसको सस्पेंड कर दिया गया इंस्पेक्टर को। अब आप बताइए, क्या हजारों की संख्या में जो भीड़ वहां पर पहुंच रही थी, क्या उसको कोई इंस्पेक्टर अपने बल पर रोक सकता है? क्या किसी इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत हो सकती है कि पूर्व मुख्यमंत्री का अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है तो वहां पर लोगों को जाने को रोक सके? क्या कोई इंस्पेक्टर ऐसा कर सकता है कि 2 मंत्री जो एक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री जो उस पार्टी का प्रमुख है और वो उन लोगों को शामिल कर रहा है, क्या वो इंस्पेक्टर रोक सकता है? उसकी इतनी क्षमता हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जो जवाबदेही थी बड़े अधिकारियों की थी, हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे, उसके लिए जो लापरवाही बरती गई, सिर्फ एक इंस्पेक्टर के ऊपर सारी चीज डाल दी क्योंकि वो छोटा अधिकारी है, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं आला अधिकारियों के ऊपर की गई? सिर्फ बाकी सबको बचा दिया और एक इंस्पेक्टर के ऊपर गाज गिरा दी, जबकि उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं कि अगर पूर्व सीएम या 2 जो मंत्री शामिल हो रहे हैं किसी पार्टी में, उसको रोक सके। तो यहाँ पर सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है। दूसरा सवाल ये उठता कि समाजवादी पार्टी के अलावा बाकी पार्टियों के दफ्तरों में भी इसी तरह की हलचल चल रही, तो वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी इसलिए प्रशासन सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है? दिल्ली, चाहे भले यहाँ पर चुनाव नहीं है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस का पालन तो यहाँ पर भी होना चाहिए। बीजेपी के दफ्तर के अंदर हजारों की संख्या में पहुंच रहे लोग टिकटों के लिए कि टिकट उनको मिलना चाहिए, टिकट की दावेदारी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जा रहे हैं। और अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले दिल्ली की दफ्तर में कोरोना का विस्फोट हो गया। 44 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जबकि यह है कि प्राइवेट दफ्तरों में काम नहीं करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो वहां पर कैसे कर रहे हैं? तो क्या जो सत्ता में है उनके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है, और सिर्फ जो विपक्ष में पार्टियां बैठी क्या उनके ऊपर सख्ती होगी?
और अगर लापरवाही बरती जा रही है तो किसी इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। बाकी चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वहां पर भी लाखों हजारों लोग पहुंच रहे हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी के ऊपर कार्रवाई करके, मामला दर्ज करके और एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके यहाँ खानापूर्ति चुनाव आयोग ने की है। और दूसरी चीज ये कि मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आप नेताओं के ऊपर नकेल किसी तरह से कस दे, हालांकि वो बाज नहीं आएंगे, वो नहीं रुकेंगे, चाहे वो किसी पार्टी के हों। वो उनको कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करना ही करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में लाखों की लाख लोग पहुंच रहे थे। अब जब आचार संहिता का जिस दिन से लागू हुई है, आदर्श आचार संहिता, उस दिन से आपने रोक दिया। उससे पहले लाखों लाख लोग जा रहे थे, उस टाइम भी कोरोना बढ़ रहा था, किसी ने नहीं रोका। इसके अलावा सवाल ये है कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 3 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में आप नेताओं को रोक सकते हैं, लेकिन जो लोग वोट डालने के लिए पहुंचेंगे और वो जब कतार में होंगे तो उसमें इतनी ज्यादा भीड़ होती है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा जब पंचायती चुनाव था, उस पंचायती चुनाव में इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पर कि एक के ऊपर एक मतदाता चढ़े जा रहे थे। और वहां पर सरकारी कर्मचारियों की जो ड्यूटी लगी थी, बहुत से मास्टरों की, टीचर की उसमें मौत हो गई थी जिनको तैनात किया गया था। तो वहां पर आप कैसे रोकेंगे, उस भीड़ को कैसे रोकेंगे? और जनता का क्या, जो वोट डालने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, क्या उनकी जान से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा? क्या उनकी जानें नहीं जाएंगी? तो क्या उसको रोकने के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग क्या कदम उठाएगा? क्या चुनाव आयोग को जो बढ़ रहे हैं जिस तरह से मामले, क्या उसको लेकर क्या कुछ फिर से मंथन नहीं करना चाहिए राजनीतिक दलों के साथ बैठकर कि अगर इसी तरह से मामले आगे बढ़ते गए, कुछ दिनों में देखते ही देखते करीब 3 लाख तक पहुंच चुके हैं, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, तो क्या चुनाव आयोग को बाकी राजनीतिक दलों के साथ बैठकर इस बात पर मंथन नहीं करना चाहिए कि अगर मामले बढ़े तो ऐसा ना हो जैसे पश्चिम बंगाल में हमने गलती करी, लाखों लोगों की जान चली गई, जैसे उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए थे उसके बाद उसमें गलती करी, यहाँ भी हजारों लोगों की जान चली गई, लाशें गंगा में बह रही थी, रेत में किस तरह से वहां पर पड़ी हुई थी लाशें। तो क्या ये सारी चीजों को देखकर क्या नहीं लगता कि चुनाव आयोग भी इस मामले को लेकर आंखें मूंदे बैठा है? क्या चुनाव आयोग को इसको लेकर बाकी राजनीतिक दलों के साथ मंथन नहीं करना चाहिए? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना है, ना कि किसी इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई करके अपनी जवाबदेही इसे इतिश्री नहीं करना है। नमस्कार।